Hi everyone, I'm Arushi and today we're going to start with electrocardiogram. सबसे पहले देखते हैं हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता क्या है। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रिकल इवेंट्स अकरिंग इन द हार्ट रिदमिकली। हार्ट में जो टोटल कंडक्टिंग सिस्टम में जो इम्पल्स जनरेशन ट्रांसमिशन होता है वो सब की एक ओवरऑल इलेक्ट्रिकल रीडिंग ऑब्टेन करते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। तो तीन टर्मिनोलॉजीज आती हैं इसमें: इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इसमें से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पे आते हैं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज द रिकॉर्डिंग विच वी ऑब्टेन। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज द गैल्वेनाइज्ड मशीन जिसमें से हमें ये पेपर ऑब्टेन होता है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इज द प्रोसेस जनरेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन ऑफ द टोटल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। तो ये तीन हमने टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर पढ़ ली। इसके बाद इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में तीन वेव्स होती हैं: पी वेव, क्यू आर एस वेव एंड टी वेव। सर्टेन कंडीशंस में एक एक्स्ट्रा वेव होती है यू वेव, ठीक है, वो सर्टेन कंडीशंस में होती है। अब हम आइए देखते हैं। ये हमने एक नॉर्मल ईसीजी ग्राफ बना लिया जिसमें ये हो गई सबसे पहले पी वेव। पी वेव पॉइंटेड होती है थोड़ी सी, ठीक है, शार्प होती है पी वेव। सो ये हो गई एक पी वेव। उसके बाद ये हो गया एक क्यू आर एस वेव जिसमें क्यू नेगेटिव है, आर पॉजिटिव है एंड अगेन एस नेगेटिव वेव है। नेगेटिव और पॉजिटिव हम बेस लाइन से देखते हैं। बेस लाइन के ऊपर है तो पॉजिटिव, बेस लाइन के नीचे है तो नेगेटिव। तो पी क्यू आर एस वेव एंड देन उसके बाद आती है टी वेव। टी वेव थोड़ी लंबी होती है, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है और कर्व्ड होती है, ठीक है। टी वेव के आगे कभी कभी एक छोटी सी यू वेव भी ऑब्जर्व की जाती है। अब सबसे पहले पी वेव पे आते हैं। पी वेव क्या होती है? एट्रियल डीपोलराइजेशन, ठीक है। एट्रिया का डीपोलराइजेशन होना इस पी वेव का रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद क्यू आर एस वेव। क्यू आर एस वेव रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को, और जो टी वेव होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो एट्रिया का सिर्फ डीपोलराइजेशन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इसमें ग्राफिकली। एट्रिया का रीपोलराइजेशन हम ऑब्जर्व नहीं करते। ग्राफ में वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन दोनों ऑब्जर्व हो रहा है, लेकिन एट्रिया का सिर्फ डीपोलराइजेशन ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अब एक चीज और मैं इसमें बता देना चाहती हूँ, जब एट्रिया या वेंट्रिकल कंप्लीटली डीपोलराइज हो गया है या रीपोलराइज हो गया है तब कोई करंट वो ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, ठीक है। टिश्यू में करंट जब ट्रांसमिट नहीं हो रहा है तब कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं आती है, तब ये ग्राफ रीड नहीं होता। कोई भी बेस लाइन से डिफ्लेक्शन कब होगा? जब करंट ट्रांसमिट हो रहा होगा कहीं पर, और जब करंट ट्रांसमिट हो रहा होता है सिर्फ तभी होता है। कंप्लीटली डीपोलराइजेशन या कंप्लीट रीपोलराइजेशन को हम नहीं कंसिडर करते हैं इसमें। जब रीपोलराइजेशन होना स्टार्ट हो रहा है तब ग्राफ ऑब्टेन हो रहा है, जब डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो रहा है तब ग्राफ ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है। अब हम इसमें सेगमेंट्स भी होती हैं, पी क्यू बोल लो या पी आर बोल लो। एक सेगमेंट ये होती है, दिस सेगमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या बता रहा है सेगमेंट? एट्रिया का डीपोलराइजेशन से वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन के बीच का टाइम। दैट मीन्स एट्रिया से वेंट्रिकल में करंट जा रहा है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम में जब करंट जा रहा है वो सेगमेंट ये डिफाइन करता है, पी क्यू या पी आर सेगमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। उसके अलावा यहाँ पर एस टी सेगमेंट होता है एक, मतलब वेंट्रिकल डीपोलराइज से रीपोलराइज हो रहा है, मतलब रिलैक्स होना स्टार्ट हो रहा है वेंट्रिकल्स, उसके बीच के स्पैन को क्या एस टी सेगमेंट बोलेंगे। इसी तरीके से क्यूटी सेगमेंट है। क्यूटी सेगमेंट बेसिकली क्या बता रहे हैं? टोटल वेंट्रिकुलर चेंजेस, ठीक है। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन दोनों मिलाकर क्यूटी सेगमेंट बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया टोटल वेंट्रिकुलर चेंजेस बता रहा है ये। टीपी सेगमेंट क्या बताता है? टी मतलब एक वेव का खत्म होना और पी मतलब दूसरी वेव का स्टार्ट होना। तो बेसिकली टी और पी सेगमेंट के बीच में पूरा टोटल हार्ट रिलैक्स्ड होता है, ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, टोटल हार्ट रिलैक्स्ड है। और आर आर सेगमेंट बोल लो या फिर पी पी सेगमेंट बोल लो, ये होता है दो कार्डियक साइकिल्स के बीच का टाइम, ठीक है। पूरा एक वेव खत्म होकर दूसरी वेव स्टार्ट हो रही है, इसका टोटल टाइम है आर आर सेगमेंट या पीपी सेगमेंट, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे सेगमेंट्स की भी बात कर ली। अब हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो ये जो पेपर होता है जिसमें हम ऑब्टेन करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, वो शीट होती है, उसमें बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। ब्लॉक्स में फिर एक बड़ा ब्लॉक, उसके अंदर सब ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। 5 रोज एंड 5 कॉलम्स। अभी जैसे सपोज ये रहा एक ब्लॉक, तो इसमें 5 रोज होंगे और 5 कॉलम्स होंगे। अब हम बात करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की। ग्राफ है तो दोनों एक्सिस होंगी। तो वाई एक्सिस बेसिकली क्या बताता है हमको? वोल्टेज बताता है वाई एक्सिस। तो मिली वोल्ट में कैलकुलेट करके देता है ये हमको वोल्टेज। और एक्स एक्सिस में हमको टाइम पता चलता है, ठीक है, सेकंड्स में हमको यहाँ पर टाइम ऑब्टेन होता है। अब हम एक बड़े बॉक्स का एक छोटा बॉक्स लें अगर, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी वो हम देख लेते हैं।
तो एक्स एक्सिस टाइम बता रहा है, तो एक छोटे बॉक्स का मतलब क्या है, वन स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू एक्स एक्सिस पे 0.04 सेकेंड्स, ठीक है। और वाई एक्सिस पे वन स्मॉल बॉक्स क्या बताता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, 0.1 मिली वोल्ट, ठीक है। ये 0.1 मिली वोल्ट शो करता है और ये 0.4 सेकेंड्स शो करता है। बढ़िया। अब हम स्पीड की बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में मतलब जो पेपर की स्पीड है, किस स्पीड से वो पेपर निकल रहा है, तो दैट स्पीड इज 25 mm पर सेकेंड। तो एक मिनट में कितने बॉक्सेस निकलेंगे, 25 इंटू 60, ठीक है। एक मिनट में निकालना है, पर सेकेंड में था तो इंटू 60 कर दिया, तो कितनी स्पीड पता चल रही है, 1500 बॉक्सेस पास होते हैं, ठीक है। स्मॉल बॉक्सेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, तो ये 1500 हो जाएंगे। तो उसके बाद हम अब बात कर लेते हैं सारी वेव्स और सेगमेंट का एक ड्यूरेशन होगा और एक वोल्टेज होगा। ड्यूरेशन मतलब ऐसे में कितना देर तक वेव आ रही है और ऐसे में कितनी ऊपर तक वेव जा रही है। दिस इज वोल्टेज एंड दिस इज टाइम ड्यूरेशन। सो ड्यूरेशन ऑफ पी वेव इज 0.08 से 0.12 सेकेंड्स एंड वोल्टेज ऐसे में 0.1 से 0.3 मिली वोल्ट्स। अब क्यू आर एस वेव की बात करते हैं। क्यू आर एस वेव का टाइम स्पैन ऑलमोस्ट सिमिलर है, 0.08 से 0.1 सेकेंड, एंड उसका वोल्टेज ऑफकोर्स ज़्यादा है, ठीक है। वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन ज़्यादा है वोल्टेज उसका, सो 1 to 2 मिली वोल्ट्स। उसके बाद हम टी वेव की बात करते हैं। तो टी वेव का ड्यूरेशन कितना है, टी वेव थोड़ा इलोंगेटेड है जैसा कि मैंने बताया था, तो टी वेव का ड्यूरेशन ज़्यादा है, 0.12 से 0.16 सेकेंड्स तक जाता है और उसका वोल्टेज कम है, दैट इज 0.2 से 0.3 मिली वोल्ट्स, ऑलमोस्ट सिमिलर टू दी पी वेव, ठीक है। उसके बाद अब ये जो सेगमेंट्स हैं ये बेस लाइन पर हैं, इनका वाई एक्सिस पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, दिस मीन्स कि इनका कोई वोल्टेज नहीं है, इसीलिए इनका हम वोल्टेज नहीं पढ़ेंगे। पी क्यू सेगमेंट जो मैंने आपको बताया था, पी क्यू सेगमेंट का टाइम स्पैन कितना होता है, 0.13 से 0.2 सेकेंड्स का होता है। क्यू टी सेगमेंट की बात करें, टोटल वेंट्रिकुलर चेंज कितनी देर के लिए होते हैं, तो वो होता है 0.4 से 0.43 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। एस टी सेगमेंट की बात करें तो एस टी सेगमेंट में क्या होता है, 0.2 एस टी सेगमेंट कौन सा हो गया अपना, ये वाला, ठीक है। मतलब वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन से रीपोलराइजेशन के बीच का टाइम, तो दैट इज समवेयर अराउंड 0.25 से 0.32 सेकेंड्स का। एंड टीपी सेगमेंट की बात करें, टीपी सेगमेंट, तो ये मतलब टोटल हार्ट रिलैक्स हो रहा है इस टाइम में, तो ये 0.4 सेकेंड्स का होगा। हमने बताया था सपोज ये रही हमारी कार्डियक साइकिल, तो ये हाफ साइकिल में मैंने बताया था ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, तो ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शंस 0.4 सेकेंड के लिए हो रहे हैं, टोटल कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड्स की होती है। बचा हुआ हाफ ऑफ द साइकिल मतलब हाफ दैट इज 0.4 सेकेंड्स के लिए टोटल हार्ट रिलैक्स्ड होता है। सो यहाँ इस पर्टिकुलर टाइम में टीपी सेगमेंट ये मतलब क्या डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है टोटल रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट दैट इज ऑफ 0.4 सेकेंड्स, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं हार्ट रेट, मतलब ईसीजी से हम किसी भी पेशेंट का हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हार्ट रेट बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स द हार्ट बीट्स इन 1 मिनट, ठीक है। एक मिनट में हार्ट कितनी बार बीट करे दैट इज द हार्ट रेट, ठीक। तो यहाँ पर क्या एक आरआर सेगमेंट या फिर एक पीपी सेगमेंट, ठीक है, ये क्या डिफाइन करिए, एक कार्डियक साइकिल, ठीक है। कोई भी दो आरआर सेगमेंट कॉन्जिक्यूटिव, इसके बीच का टाइम क्या एक कार्डियक साइकिल को डिफाइन करता है। सो 1 आरआर सेगमेंट इज इक्वल टू 1 कार्डियक साइकिल। और हार्ट रेट क्या होता है, एक मिनट में कितनी कार्डियक साइकिल्स हो रही हैं, एक मिनट में हार्ट कितनी बार बीट कर रहा है, एक बीट मतलब एक कार्डियक साइकिल, तो एक मिनट में कितनी बार कार्डियक साइकिल हो रही है, दैट विल टेल दी हार्ट रेट। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पर देखा था एक मिनट में कितने बॉक्सेस पास हो रहे हैं, 1500, ठीक है, 1500 हो रहे हैं। तो 1500 अपॉन नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन 1 आरआर सेगमेंट, मतलब एक कार्डियक साइकिल के लिए कितने स्क्वायर्स निकल रहे हैं, ठीक है, उससे डिवाइड करेंगे तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, हमारा हार्ट रेट मिल जाएगा। तो देखो नॉर्मली सपोज 20 अगर नंबर ऑफ स्क्वायर्स, एक आरआर सेगमेंट अगर सपोज 20 बॉक्सेस में निकल रहा है, 20 स्मॉल बॉक्सेस में अगर एक आरआर सेगमेंट निकल रहा है, सो 1500 अपॉन 20 वुड गिव 75 बीट्स पर मिनट, ठीक है। अब ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, रिड्यूस्ड हार्ट रेट। अब अगर हार्ट रेट स्लो डाउन हो गया है तो वेव खत्म होने में नंबर ऑफ बॉक्सेस ज़्यादा लगेंगे। तो सपोज अगर 20 से बढ़ा के 25 अगर बॉक्सेस लग रहे हैं हमको, मतलब अगर 25 बॉक्सेस हमने किसी कार्डियक साइकिल उसमें किसी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में रीड किए हैं, तो हम उसका हार्ट रेट निकालेंगे 1500 अपॉन 25 दैट इज 60 बीट्स पर मिनट, ठीक है। 60 बीट्स पर मिनट मतलब नॉर्मल से कम है, दैट इज ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट कम हो रहा है। टेकिकार्डिया कैसे पता चलता है, मतलब इंक्रीज्ड हार्ट रेट, ये हमको कैसे पता चलेगा, ऑफ कोर्स अगर हार्ट रेट बढ़ रहा है, तेजी से हार्ट अगर बीट कर रहा है तो कम बॉक्सेस में ज़्यादा वेव्स कवर कर लेगा। तो सपोज एक आरआर सेगमेंट कम में कवर हो रही है, सपोज 15 में कवर हो रही है, कम नॉर्मल से कम में कवर हो रही है, सो 1500 अपॉन 15
that is somewhere around 100 beats per minute. That is showing what? Increased heart rate. ठीक है, तो इस तरीके से हम पता कर लेते हैं कि पेशेंट का हार्ट रेट बढ़ा हुआ है या कम है. दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ द हार्ट रेट. नॉर्मल ईसीजी में हमको इतनी चीजें पढ़नी थी. अब हम आते हैं एबनॉर्मल ईसीजी पर. सो एबनॉर्मल ईसीजी में क्या क्या होता है, हम वेव वाइज पढ़ेंगे कि कौन सी वेव में कुछ भी डिफ्लेक्शंस आएंगे जिसके थ्रू हमको पता चलेगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम है. ठीक है, तो ये हमने एक नॉर्मल ईसीजी फॉर इंस्टेंस बना लिया है जस्ट टू कंपेयर. हम पी वेव पर आते हैं, तो पी वेव में हम 5 डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे. सबसे पहले एट्रोफी. व्हाट इज एट्रोफी? एट्रिया कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है. ठीक है, साइज ऑफ द एट्रिया श्रिंक हो गया है, दैट इज एट्रोफी. तो इसमें क्या होगा, पी वेव का साइज भी कम हो जाता है. सो पी वेव का साइज नॉर्मल पी वेव से कम हो जाएगा इसमें ईसीजी में. दिस इज एट्रोफी. उसके बाद आ जाओ हाइपरट्रोफी पे. हाइपरट्रोफी जस्ट ऑपोजिट है, नॉर्मल साइज से इंक्रीज हो गया है. अगर साइज एट्रिया का साइज अगर नॉर्मल से इंक्रीज हो गया, दैट इज हाइपरट्रोफी. तो हाइपरट्रोफी 2 टाइप की होंगी, राइट एट्रियल हाइपरट्रोफी एंड लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रोफी. दोनों की ऑब्जर्वेशंस अलग अलग हैं ईसीजी में. राइट एट्रियल हाइपरट्रोफी में सिंपली पीक इंक्रीज हो जाती है, पी की नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, पी वेव की पीक. ठीक है, लेफ्ट एट्रिया में क्या होता है, लेफ्ट एट्रिया में अगर हाइपरट्रोफी हो रही है तो उसमें पीक इंक्रीज भी होगा, पीक का साइज प्लस एक बाइफर्केशन भी देखने मिलता है. ठीक है, सो इस तरीके से कुछ पैटर्न दिखाई देता है. उसके बाद हम आ जाते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन पे. तो एट्रियल फिब्रिलेशन, व्हाट इज फिब्रिलेशन? ऐसे नोड से एवी नोड पे तो ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ वेव्स जा रही हैं, लेकिन एवी नोड से नीचे दैट अमाउंट ऑफ वेव इज नॉट गोइंग. What is this? This is atrial fibrillation. That means atria is not able to provide the current to the ventricle sufficiently. That is atrial fibrillation. अब इसमें हमें नेगेटिव वेव दिखाई देती है, बेसिकली ऑसिलेशंस दिखाई देते हैं हमको इसमें, और बहुत ही माइनर ऑसिलेशंस होते हैं जिसकी वजह से ये ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द बेस लाइन दिखाई देती है. तो नेक्स्ट एट्रियल फ्लटर पे. व्हाट इज एट्रियल फ्लटर? एवी नोड पे सडनली ऐसे नोड बहुत ही ज़्यादा ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ वेव्स प्रोड्यूस करने लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पल्स क्रिएट कर रहा है, बहुत ज़्यादा करंट प्रोड्यूस करने लगा अचानक से, और इतना सारा करंट सफिशिएंटली ये वेंट्रिकल में नहीं पहुंचा पा रहा है. एवी नोड, एवी पे लोड आ गया. ठीक है, तो दिस कंडीशन इज नोन एज एट्रियल फ्लटर. इसमें हमको ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, इसे सॉ शेप्ड ग्राफ बोलते हैं. ठीक है, ऐसे सॉ जैसे, इसके मतलब वेल के दांत जैसे वेव दिखाई देने लगती है. सो दिस इज एट्रियल फ्लटर. इसके बाद लास्ट आ जाइए आप लोग एक्टोपिक सिस्टोल पे. तो व्हाट इज एक्टोपिक सिस्टोल? मतलब जो नॉर्मल हमारा ऐसे नोड है उसके अलावा मतलब किसी और जगह पर किसी नए लोकेशन पर करंट अगर प्रोड्यूस होने लगा. ठीक है, दिस इज नोन एज एक्टोपिक सिस्टोल. मतलब एक और जगह करंट प्रोड्यूस होने लगा, मतलब एक्स्ट्रा करंट प्रोड्यूस होने लगा, तो एक और वेव जनरेट होती दिखाई देगी एक्स्ट्रा. दिस इज एक्टोपिक सिस्टोल. चलिए, उसके बाद आ जाते हैं हम क्यूआरएस वेव पे. तो क्यूआरएस वेव के हम 2 प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे यहाँ पर. एक होता है वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी. दैट मीन्स जो वेंट्रिकल है उसका साइज बढ़ गया. ठीक है, वेंट्रिकल का साइज बढ़ गया तो हमको क्या देखने मिलेगा? प्रोलॉन्गेशन ऑफ द क्यूआरएस वेव. क्यूआरएस वेव थोड़ी प्रोलॉन्ग्ड दिखाई देगी. ठीक, ग्राफ में कुछ इस तरीके से क्यूआरएस वेव एक्सटेंडेड दिखाई दे रहा है. ठीक है, हाइपरट्रोफी. उसके बाद आ जाते हैं हम लेफ्ट राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक. मतलब लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांच जो ट्रांसमिट कर रहा है करंट, वहां पर अगर ब्लॉकेज आ जाए उसमें टाइम स्पैन बढ़ जाएगा, नॉर्मल टाइम से ज़्यादा स्पैन के लिए हो जाएगा. तो ये क्यूआरएस वेव में हमने 2 डिसऑर्डर्स मेंशन करने हैं, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी एंड लेफ्ट राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक. अब आ जाओ टी वेव पे. टी वेव पे अगेन हम लोग 2 प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे यहाँ पर. एक वेंट्रिकुलर हाइपोक्सिया या इस्टीमिया, कट ऑफ द ब्लड का रिडक्शन हो जाए, वहाँ पे ब्लड सप्लाई का रिडक्शन हो जाए वेंट्रिकल में, तो वेंट्रिकुलर हाइपोक्सिया या इस्टीमिया होगा. इसमें क्या होता है, टी वेव ऑब्जर्व होना बंद हो जाती है. ठीक है, पी वेव नॉर्मल, क्यूआरएस वेव नॉर्मल, उसके बाद फ्लैटेंड टी वेव, उसके बाद फिर से अगेन पी वेव हमें ऑब्जर्व हो गई. तो टी वेव हमें ऑब्जर्व ही नहीं हो रही है, दिस इज फ्लैटेंड टी वेव. क्या बोलेंगे हम इसको? फ्लैटेंड टी वेव. उसके बाद आते हैं हम हाइपर कैलमिया पे. कंसंट्रेशन बढ़ जाता है पोटाशियम का. ठीक है, पोटाशियम का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है जिसकी वजह से क्या होगा? वोल्टेज बढ़ जाएगा. वोल्टेज अगर बढ़ जाएगा तो ऑफकोर्स क्या होगा, हमारी जो टी वेव है वो थोड़ी हमको बढ़ी हुई दिखाई देगी, एनलार्ज्ड टी वेव. वो हाइपर कैलमिया पे, हाइपर मतलब बढ़ा हुआ, पोटाशियम का कंसंट्रेशन बढ़ना. तो ये नॉर्मल हमने सारे वेव्स की एबनॉर्मैलिटीज यहाँ पर देख ली.
करते हैं पी क्यू सेगमेंट की। मैंने बताया था पी क्यू सेगमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पी क्यू सेगमेंट को ऑब्जर्व करके पता चलता है हार्ट में कोई ब्लॉकेज है या नहीं। ब्लॉक की बात करते हैं तो व्हाट इज हार्ट ब्लॉक? जो हमारे नोड्स होते हैं, ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिल्स, अगर इनमें कहीं भी ब्लॉकेज आ जाए, इनमें करंट सप्लाई कम हो जाए या बंद हो जाए, दैट इज व्हाट नोन एज हार्ट ब्लॉक। ठीक है, तो हमें हार्ट ब्लॉक ईसीजी में पी क्यू सेगमेंट ऑब्जर्व करके पता चलता है। तो हार्ट ब्लॉक बेसिकली 3 स्टेजेस में होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी इज माइल्ड स्टेज, सेकेंडरी इज मॉडरेट वन एंड टर्शियरी इज सीवियर वन। सो सबसे पहले प्राइमरी की बात करते हैं। तो प्राइमरी में क्या होता है? प्रोलॉन्गेशन ऑफ द पीआर सेगमेंट एंड करंट रीचेस द वेंट्रिकल। मतलब करंट वेंट्रिकल में पहुंच रहा है लेकिन डिले हो रहा है पहुंचने में। ठीक है, डिलेड ट्रांसमिशन ऑफ द करंट, दिस इज हैपनिंग, इट इज नॉट फेटल। इसमें क्या होता है, सपोज ये हमारी वेव है इसमें, तो देखो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो धीरे धीरे पी आर बोलो या फिर पी क्यू बोलो, वन एंड द सेम। ठीक है, दैट सेगमेंट का साइज जो है इट इज इंक्रीजिंग, दिस इज नोन एज प्राइमरी हार्ट ब्लॉक। उसके बाद आते हैं हम सेकेंडरी हार्ट ब्लॉक पे। तो इसमें क्या हो रहा है, क्यू आर एस सेगमेंट इज नॉट फॉलोड बाई पी ऑल द टाइम। इसमें क्या हो रहा है, कहीं कहीं पी वेव गायब हो जा रही है, कहीं कहीं पी वेव नहीं रीड हो रही है हार्ट में। तो इसका क्या मतलब है कि करंट कभी कभी मिस हो रहा है। ठीक है, करंट कभी कभी मिस हो रहा है कभी कभी, तो इस ब्लॉक को क्या बोलते हैं हम? सेकेंडरी हार्ट ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, इट इज द मॉडरेट वन। उसके बाद हम टर्शरी हार्ट ब्लॉक पे आ जाओ। तो टर्शरी हार्ट ब्लॉक में क्या होता है, ऐसे नोड करंट जनरेशन हो रहा है, वहां से एवी नोड पे आ रहा है करंट। ठीक है, ऐसे नोड से एवी नोड पे आ रहा है, लेकिन नॉर्मली आ रहा है, बिल्कुल नॉर्मली, लेकिन एवी नोड उस चीज को आगे ट्रांसफर नहीं करवा रहा, मतलब ये ब्लॉक हो गया, मेन सिस्टम यहाँ से ब्लॉक हो गया, एट्रिया से वेंट्रिकल में करंट नहीं आ रहा, दिस इज द टर्शरी हार्ट ब्लॉक। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, मैंने आपको पढ़ाया था, बताई थी ये चीज, कि अगर ये नोड्स ब्लॉक हो जाए जनरेट करेगा। ठीक है, हिस्परकिंजस सिस्टम जो होता है वेंट्रिकल में, वो अपना करंट खुद जनरेट करना स्टार्ट करता है, किस स्पीड से? 20 to 40 बीट्स पर मिनट। ठीक है, 20 to 40 बीट्स पर मिनट के हिसाब से हिस्परकिंजस सिस्टम करना स्टार्ट करता है। इट इज सो लेस देन ऐसे नोड। ठीक है, अब ऑफ कोर्स इसकी बीट्स ऐसे नोड से कम आ रही हैं, तो एक डिसफंक्शन होगा, ऐसे मतलब एट्रिया अलग चल रहा है और वेंट्रिकल की बीटिंग अलग हो रही है। ठीक है, तो पी की फ्रीक्वेंसी एज कंपेयर टू क्यू आर एस ज्यादा होगी, पी की फ्रीक्वेंसी एज कंपेयर टू क्यू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ठीक है, एंड इट इज फेटल। तो ये इस तरीके की रिदम को हम इडियो वेंट्रिकुलर रिदम बोलते हैं, इडियोटिक रिदम है। ठीक है, इसको इस तरीके से याद कर सकते हो आप। ठीक है, अब इसमें एक टर्म आती है स्ट्रोक एडम्स सिंड्रोम, इट इज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट। स्ट्रोक्स एडम्स सिंड्रोम क्या होता है, अगर ये टर्शरी हार्ट ब्लॉक में हिस्परकिंजस सिस्टम करंट प्रोड्यूस करना बंद कर दे, वेंट्रिकल में क्या होगा, वेंट्रिकल ब्लॉक, अब वेंट्रिकल करंट जनरेट नहीं कर पा रहे, हिस्परकिंजस सिस्टम ब्लॉक हो गया, तो ऐसे में स्ट्रोक एडम सिंड्रोम हो जाता है। इसमें क्या करते हैं, दिस कैन लीड टू डेथ। डॉक्टर्स एक ब्लाइंड तरीके से, मतलब बस एक कार्डियक मसाज देने की कोशिश करते हैं, पुश करने की कोशिश करते हैं कि मे बी पॉसिबल करंट जनरेट होने लग जाए। ठीक है, उसके बाद लास्ट हम एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं लीड कनेक्शंस पे। तो मतलब हम ईसीजी कैसे ऑब्टेन करते हैं, 12 लीड्स होती हैं हमारे पास, 12 लीड्स होती हैं जिनको हम कनेक्ट करके रीडिंग ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, अब ये क्या 3 टाइप में हमने इनको डिवाइड किया है, 3, 3 एंड 6। 3 पेयर्ड होती हैं, 3 पेयर्ड लीड्स होती हैं, 3 अनपेयर्ड लीड्स होती हैं और 6 अनपेयर्ड लीड्स। मतलब ये दोनों अनपेयर्ड हैं, लेकिन ये जो 3 में 2 हैं ये लिम्ब लीड्स होती हैं, और ये जो 6 लीड्स अलग से मैंने बताई हैं ये चेस्ट लीड्स होती हैं। अब लीड कनेक्शंस 3 जगह, 3 लिम्ब्स की 3 पोजीशंस पे ही जोड़े जाते हैं। देखो हार्ट है, यहाँ पर हमारा हार्ट है। ठीक है, तो दोनों लिम्ब्स राइट आर्म और लेफ्ट आर्म दोनों में कनेक्ट होंगी लीड्स, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट लेग में कनेक्ट होती है, राइट लेग में कनेक्ट नहीं होती, सिर्फ लेफ्ट लेग में कनेक्ट होती है लीड। ठीक है, ये याद रखना, राइट आर्म, लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट लेग, इन 3 जगहों पर लीड्स कनेक्ट होती हैं। अब आ जाओ सबसे पहले स्टैंडर्ड और बाइपोलर लिम्ब लीड पे आ जाओ। तो स्टैंडर्ड लीड्स 3 टाइप की होंगी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब बाइपोलर लीड्स हैं, तो इसमें क्या होगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा इस लीड का और एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। इस तरीके से याद रखो कि गलती ना हो, पॉजिटिव टर्मिनल पूरा लेफ्ट होता है, चाहे आर्म हो या लेग हो, लेकिन लेफ्ट वाला ही होगा पॉजिटिव टर्मिनल में। और नेगेटिव में याद कर लो, नेगेटिव टर्मिनल सिर्फ और सिर्फ आर्म पे लगाया जाता है, लेग पे नेगेटिव टर्मिनल नहीं लगाते। इस तरीके से याद करो, पॉजिटिव लेफ्ट एंड नेगेटिव आर्म। तो देखो, अब फर्स्ट लीड सिर्फ और सिर्फ आर्म की होती है, तो लेफ्ट आर्म पॉजिटिव एंड राइट आर्म नेगेटिव।
तो लेफ्ट आर्म में पॉजिटिव लीड लगाई, राइट आर्म में नेगेटिव लीड लगाई, ये हो गया फर्स्ट। उसके बाद सेकंड पे आते हैं, तो पॉजिटिव लगाया जाएगा लेफ्ट लेग पे और नेगेटिव लगाया जाएगा राइट आर्म पर, ठीक है, ये हो गया सेकंड। और थर्ड हो गया पॉजिटिव लगाया जाएगा लेफ्ट लेग पे और नेगेटिव लगाया जाएगा लेफ्ट आर्म पे। तो इस तरीके से ट्राइंगल यहाँ पर डेवलप हो रहा है करंट का। दिस इज नोन एज इथोवेंस ट्राइंगल। ये ट्राइंगल साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पे रखा गया है, इथोवेंस ट्राइंगल, ठीक है। और इनका इथोवेंस लॉ क्या कहता है, कोई भी दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो वो हमें थर्ड लीड की वेक्टर बताएगा, दैट इज सेकंड इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड। इस तरीके से ये कौन सा लॉ हो गया, इथोवेंस लॉ, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, मतलब इससे हम लोग क्या क्या डायग्नोस करते हैं, होता है इरिथमिया, एक्सिस डेविएशन, मतलब एक नॉर्मल एक्सिस से वेव कितनी डेविएट हो रही है वो पता चलता है। एक्सटेंट ऑफ कार्डियक डैमेज, कार्डियक जो हमारा हार्ट है वो किस एक्सटेंट तक वो डैमेज हो चुका है, ये सारी चीजें हमको इन लीड्स से पता चलती हैं। आ जाओ अब नेक्स्ट पे, ऑगमेंटेड और यूनिपोलर लीड। ऑगमेंटेड और यूनिपोलर लीड ये 3 टाइप की होती हैं, AVR, AVL, AVF। ये है ऑगमेंटेड वेक्टर, R स्टैंड्स फॉर राइट आर्म, L स्टैंड्स फॉर लेफ्ट आर्म एंड F स्टैंड्स फॉर लेफ्ट फुट। ऑफ लेफ्ट आर्म, ऑगमेंटेड वेक्टर ऑफ लेफ्ट फुट। ये सिर्फ पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल इनका इनएक्टिव होता है, ठीक है। अब इनके एडवांटेजेस के, इससे हमको क्या क्या ऑब्टेन हो जाता है, किस किस चीज का डायग्नोस होता है, पोजीशन ऑफ द हार्ट इससे हम डायग्नोस करते हैं, अलावा हाइपरट्रोफी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हम चेस्ट या फिर यूनिपोलर लीड पर। तो ये 6 होती हैं, चेस्ट की लीड्स यूनिपोलर होती हैं, ठीक है। V1 2 3 4 5 6, तो V6 होती हैं। अब इनकी पोजीशंस होती हैं कुछ जो आपको पता होनी चाहिए कहाँ कहाँ होती हैं, इस एक डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। सपोज ये हमारा स्टर्नल बॉर्डर है, ठीक है, और ये हमारे रिब्स हो गए, तो और ये ऊपर यहाँ पर ये हो गया हमारा क्लैविकल, कॉलरबोन, और ये हो गई मिड क्लैविकुलर लाइन, क्लैविकल के बीच से निकल रही है तो ये हो गई मिड क्लैविकुलर लाइन। और यहाँ पर 2 एक्सेस और पढ़ेंगे हम, ये एक एंटीरियर एक्सिलरी लाइन और एक मिड एक्सिलरी लाइन, ठीक है। एंटीरियर एक्सिलरी लाइन एंड मिड एक्सिलरी लाइन, ये 2 एक्सिलरी लाइंस पढ़ते जाएंगे हम। ये ऐसे मतलब ऐसे आगे से रिब्स आ रहे हैं तो यहाँ पर आता है एक एंटीरियर एक्सिलरी लाइन और एक मिड एक्सिलरी लाइन, ठीक है, इस तरीके से आता है। तो डायग्रामेटिकली देखोगे तो इजी पड़ेगा। सपोज ये हो गई राइट साइड, ये हो गई लेफ्ट साइड। तो V1 की पोजीशन देखते हैं सबसे पहले, 4th इंटरकोस्टल स्पेस नियर टू द राइट बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम, राइट स्टर्नल बॉर्डर। तो ये हो गया 4th इंटरकोस्टल स्पेस में राइट स्टर्नल बॉर्डर के पास की तरफ, बिल्कुल सिमेट्रिकली लेफ्ट साइड में सेम जगह पर V2 को कनेक्ट करते हैं, 4th इंटरकोस्टल स्पेस नियर द लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर, ठीक है। तो ये V1 V2 हो गया। उसके बाद हम V3 बाद में बात करते हैं, पहले V4 देखो। V4 हो गया लेफ्ट 5th इंटरकोस्टल स्पेस नियर दी निपल, तो लेफ्ट निपल के पास में ये हो गई मिड क्लैविकुलर लाइन पर, यहाँ पर निपल के पास में यहाँ पर V4 लगा देते हैं। V2 और V4 के बीच में यहाँ पर V3 कनेक्ट की जाती है। V5 लेफ्ट 5th इंटरकोस्टल स्पेस में एंटीरियर एक्सिलरी लाइन की तरफ V4 के आगे ही जाकर यहाँ पर V5 कनेक्ट होता है। फिर V6 लेफ्ट 5th इंटरकोस्टल स्पेस में मिड एक्सिलरी लाइन पे, ठीक है। तो ये पूरा एक सीक्वेंशियली कनेक्ट करते चले जाते हैं हम, ठीक है। और इनके एडवांटेजेस क्या क्या डायग्नोज होता है, बंडल ब्रांच ब्लॉक यहाँ से पता चलता है, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी यहाँ से पता चलती है, माइन्यूट चेंजेस जो हार्ट में हो रहे हैं वो सारे चेस्ट लीड्स से पता चलते हैं क्योंकि ये हमारे हार्ट के काफ़ी पास कनेक्ट होती हैं, ठीक है। तो ओवरऑल लीड कनेक्शंस में हमको इतना ही जानना था। थैंक यू।